afternoon, students. So I hope that you all have watched the part 1 MCQ series that I posted yesterday night, and now I'm going to post the MCQ part 2 series. This is specially for the students who are appearing for NEET PG, INI-CT and FMGE. These MCQs are the commonly asked questions, the common past year questions, past year topics on which maximum questions are asked. And with each question I'm also giving you a little snippet of information related to pharmacology, and also there are some trick questions which need to be understood. Like आपको हर क्वेश्चन में ना एक ट्रिक, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसको फोकस करना है. अगर आपने गलत पॉइंट पे फोकस कर लिया तो अपना आंसर गलत हो जाता है, अगर सही पॉइंट पे फोकस किया तो आंसर सही हो जाता है. तो कई बार बहुत सारी केयरलेस मिस्टेक्स भी होती हैं, जैसे नॉट यूज्ड ऐसे करके क्वेश्चन आया, विच ड्रग इज़ नॉट यूज्ड, या विच ड्रग इज़ अनलाइकली, या विच ड्रग इज़ लीस्ट लाइकली, या विच ड्रग इज़ ऑल आर यूज्ड एक्सेप्ट. तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें कई बार केयरलेस मिस्टेक्स हो जाती है, कन्फ्यूजन सा हो जाता है. दूसरा होता है थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, कि आप जो है चार, आपको पूरा अच्छे से नहीं पता है, लेकिन आप पहले चार में से दो को एलिमिनेट करो, दो ऑप्शंस एलिमिनेट करो, फिर बचे हुए दो ऑप्शंस में आप थोड़ा सा सोचो, रिकॉल लगाओ, थोड़ा सा आपका जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उसको लगाओ, तो यू विल श्योरली हिट ऑन द राइट आंसर. So now I bring to you the MCQ part 2 series of that I am doing for you students. So please watch it completely. Students, and now today I am going to discuss the MCQ part 2 with you. So in this MCQs, in this I have got 20 MCQs. Let's start them. सबसे पहला MCQ है, अ पेशेंट विद रीनल इंसफिशियंसी प्रेजेंटेड विद वेरी लो यूरिन आउटपुट, पीडल ईडिमा, हेडेक एंड बीपी उसका रेज्ड आ रहा है. सो विच एंटी हाइपरटेंसिव कैन बी एडमिनिस्टर्ड. देखो, लो यूरिन आउटपुट है ना, पीडल ईडिमा मतलब किडनी जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है. किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड की कंडीशन में जो बेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव्स होते हैं वो यूजुअली एस इनहिबिटर्स या ARBs होते हैं. सो या तो एस इनहिबिटर होगा या फिर वो ARB. अब इनमें से देखो यहाँ पे अपने पास क्या ऑप्शन है, एलिस्किरन, क्लोरथैलिडोन, एम्लोडिपिन एंड प्राजोसिन. ठीक है, तो इनमें अभी हमारे पास एस इनहिबिटर और ARB नहीं है. अब बचा क्या है, एलिस्किरन हम नहीं लेंगे, प्राजोसिन कैन नॉट बी टेकन इन दिस कंडीशन, क्लोरथैलिडोन की इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, तो हमारे पास बच रहा है ये CCB. अब देखो, समझो इस बात को कि जब ARBs या एस इनहिबिटर्स या ARBs या बीटा ब्लॉकर्स नहीं हैं, देन नेक्स्ट बेस्ट ड्रग्स आर लूप डायरेटिक्स एंड CCBs. तो यहाँ पे हमारे पास ये CCB है, एम्लोडिपिन, सो दिस कैन बी टेकन. तो द आंसर हियर इज CCBs. देन नेक्स्ट है, पेशेंट विद हाइपरकलीमिया एंड एलिवेटेड यूरिया लेवल्स अंडरवेंट डायलिसिस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. मतलब समझो पेशेंट है, हाइपरकलीमिया है, यूरिया बढ़ा हुआ है, डायलिसिस करा, एंड में जाके शी बिकेम ड्राउजी एंड हैड अ सडन सीजर एपिसोड. ऑन एग्जामिनेशन द पेशेंट वाज हाइपरटेंसिव, सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट. अब जो ये पेशेंट की कंडीशन है, पेशेंट हाइपरकलीमिक है, हाइपर यूरिसेमिक है और डायलिसिस कराया है. डायलिसिस कराया तो ड्राउजी हो गई, हैड अ सडन सीजर एपिसोड. सो पेशेंट हैविंग हाइपरकलीमिया, हाइपर यूरिसेमिया एंड डायलिसिस करवा रहा है, एंड में जाके वो ड्राउजी हो गया, हैड अ सडन सीजर एपिसोड. इसमें व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट. नाउ ब्यूमेटेनाइड इज़ गिवन, दैट इज ब्यूमेटेनाइड ऑप्शन में, एथेक्रानिक एसिड ऑप्शन में, नेसेरिटाइड ऑप्शन में एंड IV मैनिटॉल ऑप्शन में है. तो यहाँ पे देखो, ये जो ट्रीटमेंट है ये कहलाती है DDS, दैट इज़ डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम विद एसोसिएटेड हाइपरकलीमिया एंड यूरेमिया. एंड इसमें क्या करना होता है, बेसिकली DDS क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर इज अ ऑस्मोटिक फ्लूइड शिफ्ट इनटू द ब्रेन. तो इसलिए इस अवॉइडेंस ऑफ जनरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन विल प्रिवेंट दिस सिंड्रोम. इसके लिए हमको रिड्यूस द क्लियरेंस, increase time over which clearance is performed, and add another osmotically active substance like mannitol, and this urea will be removed by the hemodialysis so that plasma osmolality does not change significantly. So please remember, a patient with DDS, the best technique to maintain is by giving mannitol, IV mannitol. So IV mannitol is the answer here. Then next is, which of the following is an oral
फैक्टर 10A इनहिबिटर। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं बिवालिरुडीन, डैबिगैट्रन, रिवोरेक्सिबन एंड इनॉक्सापेरिन। इसमें आप देखो रिवोरेक्सिबन इज़ द आंसर। वाई? बिकॉज रिवोरेक्सिबन इज़ बेसिकली अ oral factor 10A inhibitor and it is used to treat DVT and pulmonary embolism, and this it is also used to prevent DVT and P from happening again. अब जो दूसरे ऑप्शन से बिवालिरुडीन, डैबिगैट्रन, ये डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। इनॉक्सापेरिन लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन है। रिवोरेक्सिबन बेसिकली एक एंटीकोएगुलेंट है और ये क्या करता है, फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है। इस इनहिबिशन से थ्रोम्बिन जनरेशन प्रिवेंट होता है और ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन ख़त्म होता है और ब्लड जो है पतला बनता है। सो दिस इज़ हाउ रिवोरेक्सिबन एक्ट्स, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओसेल्टामावीर एंड ज़नामावीर। ये हमें पता है, दीज ड्रग्स आर H इन्फ्लुएंजा में these drugs are very commonly used. So now these drugs, DNA polymerase inhibition, protein synthesis, nucleotide analog and neuraminidase. तो हमें पता है that oseltamivir and zanamivir are actually neuraminidase inhibitors. तो these drugs they block the action of वायरस का neuraminidase enzyme and इससे वायरस की जो स्प्रेड है वो कम हो जाती है। Now which drug is used in the maintenance phase of opioid withdrawal? Now please remember maintenance phase of opioid withdrawal. यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में आंसर इसीलिए लिख के दिए हैं क्योंकि ऑप्शन सारे हैं और क्या होता है कई बार स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन आइडेंटिफाइंग द ट्रिक इन द क्वेश्चन। प्लीज़ अंडरस्टैंड द ट्रिक हियर। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, ब्यूप्रेनॉर्फिन, डाइसल्फिरम, ब्यूटारफेनॉल एंड क्लोनिडीन। अब कहते तो क्लोनिडीन भी दिया जाता है, ब्यूप्रेनॉर्फिन भी दिया जाता है, डाइसल्फिरम तो नहीं दिया जाता है तो डाइसल्फिरम को हमने हटा दिया। ब्यूटारफिनॉल भी एज़ कम्पेयर टू ब्यूप्रेनॉर्फिन इसका नहीं रोल है। तो देखो अब क्या है, मेथाडोन। मेथाडोन एक दवाई है, बहुत सारे आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे मेथाडोन का, याद रखो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस मेडिसिन फॉर ओपियोइड डिपेंडेंस। ये सेंटेंस आना चाहिए। मेथाडोन क्या है, मेथाडोन इज़ मेंटेनेंस ऑफ ओपियोइड डिपेंडेंस, ठीक है। एंड मेंटेनेंस के बाद धीरे धीरे द डोज इज डिक्रीज स्लोली। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स। मतलब पेशेंट को ओपियोइड की एडिक्शन है लेकिन उसको मेथाडोन पे करा, धीरे धीरे मेथाडोन की डोज कम करी, तो ये मेंटेनेंस ऑफ ओपियोइड डिपेंडेंस। और यहाँ पे क्वेश्चन है मेंटेनेंस ऑफ ओपियोइड विड्रॉल। तो विड्रॉल में क्या होता है, यहाँ पे ब्यूप्रेनॉर्फिन यूज़ होता है क्योंकि ये पार्शियल एगोनिस्ट है और इसलिए इट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑल्सो। क्लोनिडीन रिड्यूस करता है एंग्जाइटी, एजिटेशन, जो बेसिकली सिंपैथेटिक सिम्टम्स है ना उसके, उनको कम करता है। तो क्लोनिडीन का काम जो है, जब विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं तो लैक्राइमेशन, स्वेटिंग, रनिंग नोज, ये सब कम करता है। नैलट्रेक्सोन अपने को पता है इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, तो ये तो सीधा जाके उसको एंटागोनाइज करेगा और उसकी एक्शन को कम करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग इज़। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग यहाँ पे अमाइनोग्लाइकोसाइड नहीं, वैंकोमाइसिन नो, मेट्रोनिडाज़ोल नो, लाइनोसोलिड इज़ अ बैक्टीरियोस्टैटिक, इट इज़ अ oxazolidinone drug. It is indicated in gram-positive infections and is also used in vancomycin-resistant enterococci. Remaining all drugs are bactericidal. Now coming to the question number 27. A female presents to you with unilateral headache. Unilateral headache है associated with nausea, photophobia, phonophobia. What is the drug of choice? तो सीधी सी बात है कि ये है, this is a case of migraine. तो माइग्रेन के केस में फ्लूनाराजीन नहीं, ये प्रोफाइलैक्सिस में दी जाती है। सुमाट्रिप्टन यस, प्रोपेनोलॉल नो बिकॉज इट इज़ गिवन इन प्रोफाइलैक्सिस, एंड टोपिरामेट इज़ ऑल्सो गिवन इन प्रोफाइलैक्सिस। हमें तो अभी के अभी अक्यूट मैनेजमेंट, सी व्हाट इज़ द थिंग हियर, acute management. So acute management में sumatriptan is the correct answer. Sumatriptan is an agonist, 5HT1B1D receptor, causes vasoconstriction and helps in relieving the migraine pain. Now
Question number 28. A 7-year-old boy presented with abdominal pain, vomiting, oliguria, periorbital puffiness following chemotherapy. देखा तो हाइपरयूरिसेमिया है, क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़े हुए, हाइपरकलीमिया है. सो व्हाट इज़ द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप? मतलब पेशेंट के वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ओलिग्यूरिया और ऑर्बिटल पफिनेस हो गई, हाइपरयूरिसेमिया, हाइपरकलीमिया हो गया. तो अब इसमें देखो सबसे बेस्ट, the next best step is to start hydration and monitor urine output to address the oliguria and puffiness, because the symptoms are suggestive of tumor lysis syndrome. Please remember this, it is tumor lysis syndrome, which is a complication of chemotherapy, and in that hydration is the best therapy, right? So this is that example. Next is a 25-year-old male presented to the clinic with a complaint of feeling of insects crawling under his skin. So what is the drug abuse? Now this is basically a term, there is formication. Formication is the sensation that bugs are crawling on or under your skin, जबकि वो actually है नहीं. So this is seen in mental health conditions like depression, Parkinson's, and कुछ drugs like cocaine and amphetamine. So what is the drug here? It is cocaine and amphetamine. So the answer here is cocaine. We will cocaine, methamphetamine से हम cocaine पे आंसर क्लिक करेंगे, right? Which of the following drugs is used as an anti-smoking agent? Anti-smoking agent, ब्यूसल्फान नहीं, ब्यूसल्फान थोड़ी यूज़ होती है, वो तो वो एंटी कैंसर एजेंट है. कैम्प्रोजेट इज यूज्ड इन अल्कोहल. Then varenicline, yes. Gabapentin, no, it is used mainly in pain, neuropathic pain. तो varenicline क्या है? अल्फा 4 बीटा 2 रिसेप्टर पार्शियल एगोनिस्ट है, ठीक है. ये दिस इज़ अ टाइप ऑफ, ये क्या है? निकोटिनिक रिसेप्टर. तो varenicline is used for patients who want to stop the smoking. Now it is, see, varenicline is superior to bupropion and has equal efficacy to nicotine replacement therapy. तो अगर देखा जाए तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी ज़्यादा सुपीरियर है, एंड जब वो नहीं है तो वेरेनिक्लाइन कैन बी द ऑप्शन. देन नेक्स्ट इज अ 6-month-old इन्फेंट, देखो छोटू बच्चा है, is brought up due to concerns about episodes of sudden repetitive muscle contractions involving arms and legs. EG देखा तो hips arrhythmia pattern. Now please note, आपको ना ये सीखना है कि क्वेश्चन में हमको क्या पॉइंट पकड़ना है. ये ट्रिक्स आ जाएगी ना, दुनिया का कोई पर्सन आपको अच्छा स्कोर करने से नहीं रोक सकता. तो छोटा बच्चा आया, एपिसोड ऑफ सडन मसल कॉन्ट्रैक्शन ईजी में, हिप्स अरिथमिया. अब जिसको पता है ना हिप्स अरिथमिया कहाँ होता है, वो आराम से बता देगा. सो विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस कंडीशन? सो ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस कंडीशन इज़ विगाबेट्रिन. वाई? Because the infant has infantile spasms due to tuberous sclerosis, and इसमें intermittent muscle spasms होते हैं, development regression होता है, and characteristic hips arrhythmia pattern होता है EEG पे. And vigabatrin is the drug of choice for treating infantile spasms associated with tuberous sclerosis. So please remember, and drug of choice for infantile spasm without tuberous sclerosis is ACTH. ठीक है, इट इंक्रीजेज दी गाबा लेवल्स. सो दिस इज द आंसर. रिमेंबर, हिप्स अरिथमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एंड दिस यू शुड रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरल्यूकिन इज इनहिबिटेड बाय टॉसिलिजुमैब. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इट इज़ इंटरल्यूकिन 6. ये कुछ चीज़ें जो फैक्चुअल होती हैं, ये आपको रटनी है. सो इंटरल्यूकिन 6 और टॉसिलिजुमैब क्यों फेमस हुआ था? क्योंकि ये कोविड-19 में बढ़ा दिया गया था, है ना, पेशेंट्स को. तो और टॉसिलिजुमैब एक्चुअली बायोलॉजिकल ड्रग है. ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ होता है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस में भी यूज़ होता है. इट इज़ गिवन इंट्राविनसली और सबक्यूटेनियसली, और ये इतने सारे इसके इंडिकेशंस है. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट, अ 63-year-old मेल विद अ हिस्ट्री ऑफ coronary artery disease presents to the clinic with worsening chest pain during physical exertion. 63-year-old मेल है, coronary artery disease है और चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है. CVS का क्वेश्चन है. नाउ कार्डियोलॉजिस्ट परफॉर्म्स अ फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट टू इवैल्यूएट हिज कोरोनरी ब्लड फ्लो. ठीक है, अब यहाँ पे जो डॉक्टर है उसने एक स्ट्रेस टेस्ट किया. ड्यूरिंग द टेस्ट द पेशेंट सिम्टम्स वेर एग्जैसरबेटेड.
पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ गए, विच ड्रग इज़ नॉट एसोसिएटेड। अब यहाँ पे समझो ये क्या है क्वेश्चन, नॉट एसोसिएटेड। तो नॉट एसोसिएटेड मतलब भाई एडेनोसिन तो एसोसिएट नहीं हो सकती है, एडेनोसिन डाइपिराडिमोल, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोप्रोसाइड, कौन सी ड्रग है जो नहीं एसोसिएटेड है इस फिनोमेना से? तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो है नाइट्रोग्लिसरीन, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन डज नॉट कॉज कॉर्नरी स्टील फिनोमेना, इट इम्प्रूव्स द ब्लड फ्लो टू इश्केमिक एरियाज। ठीक है, नाइट्रोप्रोसाइड जो है आर्टीरियल डायलेटर है, लेकिन कॉर्नरी आर्टरीज में उसका बहुत रोल नहीं होता, वो बिग आर्टरीज पे एक्ट करती है। देन एडेनोसिन का इफेक्ट भी नहीं होगा, डाइपिराडिमोल तो करता ही करता है कॉर्नरी स्टील। तो कॉर्नरी स्टील फिनोमेना जो है नाइट्रोग्लिसरीन कभी भी नहीं करेगा, इट विल नॉट कॉज द कॉर्नरी स्टील फिनोमेना, इट विल इंक्रीज द blood flow to the ischemic area. So here the answer is coronary nitroglycerin. Now next question, question number 34. A 58-year-old female patient with a history of atrial fibrillation comes for routine atrial fibrillation के लिए patient आती है. She has been prescribed an antiplatelet drug. Her medication regime includes clopidogrel, which she has been taking for the past 6 months. Now which receptor is primarily targeted? तो बहुत simple question है. Clopidogrel is a P2Y12 receptor. इसके ऊपर एक्ट करती है. It is an antiplatelet drug which acts specifically on P2Y12 receptor. और ये क्या करती है, ये बाइंड करके इस रिसेप्टर पे चली जाती है, जिससे कि इट प्रिवेंट्स ADP बाइंडिंग टू द रिसेप्टर्स, एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन. सो इसके कारण ये प्लेटलेट, दिस बेसिकली इट्स एन एंटी प्लेटलेट ड्रग. तो ये जिससे कि ये इस रिसेप्टर P2Y12 रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाती है, जिससे कि ADP बाइंडिंग नहीं होती है और प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता है. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि क्लोपिडोग्रल, इसके लिए क्या मतलब, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम को बेसिक्स जो होते हैं ना वो पता होने चाहिए कि ड्रग की एक्शन कहाँ पे हो रही है, राइट. Now question number 35. A 65-year-old patient presents with severe hyperkalemia. Potassium level बहुत ज़्यादा हो गया. The healthcare team decides to give insulin to lower the potassium levels. Now which mechanism explains how insulin contributes to the management? ये बहुत basic सा question, मतलब these are conceptual questions. Insulin कैसे करता है? Insulin basically it stimulates the potassium uptake into cells via sodium potassium ATPase pump. This is the action by which insulin acts. It does not enhance the renal excretion. It does not inhibit the potassium release. It does not increase the potassium absorption from GIT. It basically stimulates the potassium uptake into the cells via sodium potassium ATPase pump. That is the action of insulin. Coming to the next question now. A patient who is on treatment for angina presents to you with erectile dysfunction. Now patient है, देखो यहाँ पे angina plus erectile dysfunction. So you decide against prescribing sildenafil because the patient is being treated with. तो sildenafil आप यहाँ पे erectile dysfunction के लिए नहीं दोगे. क्यों नहीं दोगे? पेशेंट एंजाइना पे है तो वो या तो नाइट्रेट्स ले रहा होगा या CCB ले रहा होगा या बीटा ब्लॉकर ले रहा होगा. ठीक है, तो सिल्डेनाफिल का किसके साथ इंट्रैक्शन होता है? यहाँ पे हम ACE इनहिबिटर्स को हटा देते हैं, तो CCB, बीटा ब्लॉकर, नाइट्रेट्स, इसमें से सिल्डेनाफिल का इंट्रैक्शन होता है नाइट्रेट्स के साथ. और दोनों बेसिकली क्या हैं, वो वेजोडाइलेटर्स हैं. तो दोनों जब वेजोडाइलेटेशन करेंगे और कंबाइन कर देंगे तो इट विल कॉज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर. वी नो नाइट्रेट्स दे ऑल्सो कॉज डायलेटेशन ऑफ द वेन्स, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करते हैं, एंड देन दे कॉज वीनस पूलिंग. एंड सिल्डेनाफिल भी फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर एक्शन के थ्रू इनहिबिट वेजोडाइलेटेशन करता है. तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर इट विल रिजल्ट इन सिवियर हाइपोटेंशन. ओके, नाउ नेक्स्ट. A female patient presents to the emergency department with severe restlessness, palpitations and tremors. She is a known case of bronchial asthma. On examination, the neck is swollen, blood pressure is elevated, tachycardia is noted. ECG shows atrial fibrillation, which is the drug for immediate manage. तो यहाँ पे समझो atrial fibrillation है पेशेंट को,
साथ में ब्रोंकियल अस्थमा भी है, तो व्हाट इज़ इट दैट यू विल गिव टू द पेशेंट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डिल्टियाजिम, प्रोपेनोलॉल, एस्मोलॉल एंड प्रोपाइलथायोरेसिल। एट्रियल फिब्रिलेशन में मेडिकेशंस आर गिवन टू कंट्रोल द हार्ट रेट एंड रिदम विद बीटा ब्लॉकर्स एंड सीसीबीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीसीबीज या बीटा ब्लॉकर्स को ले सकते हैं। डिल्टियाजिम जो है सीसीबी है, ये बीटा ब्लॉकर है। अब बीटा ब्लॉकर यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे ये कैच है क्योंकि पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा है। सो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकियल अस्थमा, so propranolol is totally out because propranolol precipitates bronchial asthma. It will worsen the bronchial asthma condition. So that is why in this patient we will be giving diltiazem. So diltiazem is the drug of choice. तो ये देखो, ये यहाँ पे कैच था, आप तुरंत जाओगे अच्छा चलो प्रोपेनोलॉल दे दो, लेकिन हम नहीं दे सकते, है ना। ठीक है, समझे। तो ये कैच वाले क्वेश्चंस थे। देन क्वेश्चन नंबर 38. A schizophrenic patient was prescribed drug A after he did not respond to haloperidol and thyroidazine. He now presents with excessive salivation, hyperlipidemia, and increase in blood glucose. So drug A is basically clozapine. It is an atypical antipsychotic and it is used when other medicines do not work well. So this excessive salivation, increase in blood glucose, hyperlipidemia, they are basically caused by clozapine. So please remember this side effect. Then which of the following is the drug of choice for pre-operative antibiotic prophylaxis in a patient undergoing cardiac surgery? For pre-operative antibiotic prophylaxis, you have to give a first generation cefazolin. So here the answer that we have is cefazolin, that is first generation cephalosporin. Then next question is the next question is very important. Match the following CYP primary metabolite. Now here CYP 450 enzyme drug, CYP 1A2 है, 2C9, 2C19, D6 and 3A4, phenytoin, midazolam, clozapine, pantoprazole, codeine. अब यहाँ पे कौन सी दवाई किसके साथ मैच कर रही है? The answer is 1 is matching with C. So you can see here CYP 1A2 is matching with clozapine. Then 2 is matching with A, that is 2C9 is matching with phenytoin. Then 3 is matching with D, 2C19 is matching with pantoprazole. You can see here pantoprazole. Then 4 is matching with E, so 2D6 is matching with codeine, that is opioids here, and 3A4 is matching with B, that is midazolam. So please look at this diagram, this table. CYP 1A2 theophylline clozapine, CYP 2C9 phenytoin warfarin, then CYP 2C19 clopidogrel, azoles, PPIs, CYP 2D6 propanolol, quinidine, TCA, SSRIs, opioids, antipsychotic. तो almost all CNS मान लो, है ना। Then CYP 2E1 paracetamol, remember this, very important, so don't forget, right. CYP 3A4 बड़ा important होता है, estimazole, midazolam, cyclosporin, diltiazem, OCPs, fexofenadine. So these are the CYP enzymes and the drugs along with जिनके ऊपर इनका एक्शन होता है या जो इन एंजाइम्स के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं. सो वन हैज़ टू रिमेंबर ऑल दीज ड्रग्स, all these enzymes. These are very limited, basic, इतना तो याद होना ही चाहिए. So with this we come to an end of the MCQ part 2, and in this we have completed from 21 to 40 MCQs.